दोस्तों 1947 दुनिया की तारीख के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है। इस साल दुनिया के नक्शे पर दो इंडिपेंडेंट मुल्क वजूद में आए। एक बना पाकिस्तान और दूसरा इंडिया। ऑल्दो इंडिया की एग्जिस्टेंस पिछले हजारों साल से है, लेकिन एज एन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट उसका जन्म 15 अगस्त 1947 को ही हुआ। दोनों मुल्कों ने एक साथ अपने सफर का आगाज किया। पाकिस्तान मिलिट्री कू और जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी के दरमियान जूझता रहा, जबकि दूसरी तरफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत बन गया। पाकिस्तान में 76 साल गुजरने के बाद भी स्टेबिलिटी ना आ सकी, जबकि दूसरी तरफ इंडिया इतने डाइवर्स लोग, कल्चर और लैंग्वेजेस के बावजूद अपने मुल्क को आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता चला गया। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? इंडियंस ने वो क्या फैसले किए कि आज उनके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्क यूएसए में जाके कहता है कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। India will be the third largest economy soon. आज की वीडियो में हम इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की जो जर्नी रही उसके ऊपर फोकस करेंगे। ये वीडियो पाकिस्तानी और इंडियन ऑडियंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए इसलिए ताकि हम इंडिया ने जो अच्छी चीजें की, जो अच्छे फैसले किए, उससे सीख सके। इंडियंस के लिए इसलिए कि वो अपने माजी को जान के, तारीख को जान के आगे बढ़ सके, सो दैट दे डू नॉट रिपीट मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट। So let's get started. अपनी गपशप का आगाज तारीख से करते हैं। अब मैं आपको अपनी टाइम मशीन में बैठाऊंगा और ले जाऊंगा 18 सितंबर 1615 में। ये वो दौर था जब सर थॉमस रो सूरत पोर्ट पहुंचे as first British ambassador to the Mughal court in India. थॉमस रो सबकॉन्टिनेंट की तारीख का शायद सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि उसने पहली दफा मुगल बादशाह जहांगीर के साथ एक ट्रेडिंग एग्रीमेंट किया, जिसकी बेसिस पर फ्यूचर में अंग्रेजों ने यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टैब्लिश किया, ट्रेड करनी शुरू की, और इसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान को अपनी गिरफ्त में ले लिया और यहां पर ब्रिटिश राज का आगाज हुआ, जो अगले तकरीबन 200 साल तक कायम रहा। ब्रिटिश एलीट को हमेशा यह लगता था कि इंडिया बहुत बड़ा है, यहां पर बहुत सारी जबानें हैं, बहुत सारी एथनिसिटीज हैं, बहुत सारे रिलीजन हैं, जिसकी वजह से यहां पर कभी भी सेल्फ रूल नहीं आएगा। लेकिन 1885 में एक ऐसी पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट हुई जिसने इस स्टेटमेंट से भरपूर तरीके से डिसएग्री किया, और यह पॉलिटिकल मूवमेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की शक्ल में। इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस बात पर भरपूर ईमान था कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट मुल्क बन सकता है, जहां पर हर नस्ल, हर जात, हर मजहब का शख्स पीसफुली यानी पुरअमन तरीके से रह सकता है। दूसरी तरफ 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कयाम हुआ, जिसने इंडियन मुस्लिम्स के राइट्स के लिए काम करना शुरू किया। इसी दौर में सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के 2-3 कमाल के और चोटी के पॉलिटिकल लीडर्स इमर्ज हुए, जिसमें कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और नेहरू शामिल थे। इनमें से जिन्ना साहब एक इर्तिकाई अमल यानी कि पॉलिटिकल एवोल्यूशन से गुजरे। उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर का आगाज किया एज एन इंडियन नेशनलिस्ट, उसके बाद वो बने मुस्लिम कम्युनिटेरियन, फिर उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई एज अ मुस्लिम नेशनलिस्ट, एंड फाइनली ही बिकेम द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। दूसरी तरफ गांधी जी इंडिया के स्पिरिचुअल फादर बने, जबकि जवाहरलाल नेहरू बने इंडिया के मॉडर्न प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल लीडर। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कांग्रेस एक इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करती रही, जबकि 1940 के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के केस को बहुत ही स्ट्रांगली एडवोकेट करना शुरू कर दिया, लेकिन अंग्रेज डटा रहा। फाइनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश ने अपनी पोजीशन को तब्दील किया और डिसाइड किया कि हिंदुस्तान के 2 टुकड़े होंगे, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज बनेंगे पाकिस्तान और बाकी रीजन बनेगा इंडिपेंडेंट इंडिया। प्रिंसली स्टेट्स के पास ऑप्शन होगा कि या तो वो इंडिपेंडेंट रहें या फिर इंडिया और पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। इवेंचुअली ऑल ऑफ देम जॉइंड ईदर इंडिया और पाकिस्तान एक्सेप्ट कश्मीर। कश्मीर बिकेम अ मेजर सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू नेशंस, जो आज तक कायम है। सो जनाब, हिंदुस्तान का बंटवारा तो हो गया, लेकिन इस दौरान मैसिव लेवल पर लोगों का मर्डर हुआ, औरतों का रेप हुआ, जलाओ घिराव हुआ और लाखों लोगों की बॉर्डर के दोनों तरफ मूवमेंट हुई। इस खून खराबे को देखते हुए गांधी जी ने अपने टिपिकल स्टाइल में नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। ही वॉज द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। वो इंडिया को एक टॉलरेंट और प्लूरलिस्टिक मुल्क देखना चाहते थे। यही वजह है कि उन्होंने इंडियन मुस्लिम्स के लिए बहुत स्ट्रगल की।
लेकिन कुछ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट को उनकी ये स्ट्रगल बिल्कुल पसंद न आई और 30 जनवरी 1948 को पार्टीशन के सिर्फ 5 महीने के बाद नथुराम गोडसे ने पॉइंट ब्लैंक गांधी को गोली मार दी। रामाचंद्रा गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं कि इंडिया के पार्टीशन के 3 मेन प्लेयर्स थे, ब्रिटिश, इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम पॉलिटिशियंस। इन तीनों की वजह से इतने मैसिव लेवल पर खून खराबा हुआ। सबसे पहले और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ब्रिटिश की थी। Who had the final word? ये ब्रिटिश ही थे जिन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान दूरियां और नफरतें पैदा की। यू रिमेंबर द फेमस स्लोगन डिवाइड एंड रूल। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना अपने पॉलिटिकल करियर के स्टार्ट में एक इंडियन नेशनलिस्ट थे। ही वॉज द बिगेस्ट एडवोकेट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। यही वजह है कि वो और मुस्लिम लीग कांग्रेस पार्टी से रिक्वेस्ट करते रहे कि साथ मिलकर चलो, आपस में कोऑपरेशन पैदा करो, लेकिन कांग्रेस ने हर दफा इस रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया। इसकी वजह यह है कि गांधी और कांग्रेस पार्टी को इस बात पर भरपूर कन्विक्शन था कि इंडिया के जो मुसलमान हैं वो हमेशा एक सेक्युलर और सोशलिस्ट पार्टी को सपोर्ट करेंगे रादर देन अ पार्टी बेस्ड ऑन रिलीजन। लेकिन जब जिन्ना साहब को कांग्रेस पार्टी ने बार बार इग्नोर किया तो उन्होंने फाइनली इस बात को डिसाइड कर लिया कि वो एक अलहदा मुस्लिम रियासत बनाएंगे और ये बात उन्होंने ओपनली डिक्लेयर की इन लाहौर रेजोल्यूशन इन मार्च 1940, जिसे लाहौर रेजोल्यूशन कहा गया। 1946 के प्रोविंशियल इलेक्शंस में मुस्लिम लीग ने भरपूर मेजॉरिटी हासिल की मुस्लिम सीट्स पर एंड इट वाज इनएविटेबल कि पाकिस्तान अब बन के ही रहेगा और इवेंचुअली ऐसा ही हुआ। This was the scene in Karachi at the meeting of the Constituent Assembly. Liaquat Ali Khan moved a resolution concerning the Pakistan national flag and handed one round. Later, accompanied by Lady Mountbatten, the Viceroy came to launch the Dominion of Pakistan. Next, the inauguration of Mr. Jinnah as Governor-General. He takes the oath of allegiance to King George VI as head of Pakistan. सो जनाब 15 अगस्त 1947 के बाद तकरीबन 8 मिलियन यानी कि 80 लाख रिफ्यूजीज इंडिया पहुंचे। स्पेशली पंजाब के पार्टीशन की वजह से लाखों नॉन मुस्लिम रिफ्यूजीज इंडिया सेटल होने के लिए पहुंचे। इट वॉज अ कोलोसल टास्क टू पुट देयर लाइव्स इन ऑर्डर। इसी दौरान इंडियन गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा और बेहतरीन फैसला था वो था कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आइन को ड्राफ्ट करना। दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 तक 300 बेहतरीन लोग पूरे इंडिया से जमा हुए with single common goal and that was to make the constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से वहां पर 2 बड़े इनकलाब हुए, एक था नेशनल और दूसरा सोशल। नेशनल रेवोल्यूशन ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इस बात को बिल्कुल वाजे कर दिया कि मुल्क में डेमोक्रेसी होगी, जमहूरियत होगी और लोगों को जीने की आजादी यानी कि लिबर्टी होगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा कमाल और इनकलाब है ही ये पॉइंट। इसी की वजह से आज तक वहां पर किसी भी मिलिट्री डिक्टेटर ने मिलिट्री कू करने की जरूरत नहीं की। सोशल रेवोल्यूशन ये था कि खवातीन, लोअर कास्ट के लोग और अलग मजाहिब के लोग सबको इक्वल कर दिया गया ताकि मुआशरे में कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई हेट्रेड, कोई नफरत ना रहे। स्पेशली अनटचेबल्स के लिए रिजर्व्ड सीट्स रखी गई लेजिस्लेचर में। यहां पर डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम लेना बहुत जरूरी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर अम्बेडकर का सबसे बड़ा तोहफा है इंडिया के लिए। उनका ताल्लुक दलित कम्युनिटी से था लेकिन ही नेवर लेट इट बी अ हर्डल इन हिज वे। अगर पाकिस्तान और इंडिया की तारीख में कोई सबसे बड़ा डिफरेंस है तो वो इस कॉन्स्टिट्यूशन का ही है। इंडिया ने पार्टीशन के 3 साल के अंदर अंदर अपना आइन डिक्लेयर कर दिया, जबकि हमने आधा मुल्क गवा के पार्टीशन के 25 साल बाद अपने आइन को तकमील दिया। इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन तो बना लिया लेकिन अब अगला बड़ा चैलेंज था फर्स्ट जनरल इलेक्शंस। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स हमेशा ये बात कहा करते थे कि इंडिया कभी भी सेल्फ रूल नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट उनकी ये प्रेडिक्शन थी कि आज़ादी के बाद यानी कि पार्टीशन के बाद इंडिया के बहुत टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन 1952 के जनरल इलेक्शंस ने इन सब प्रेडिक्शंस को नल एंड वॉइड कर दिया। इलेक्शंस वेंट स्मूथली एंड डेमोक्रेटिकली एंड कांग्रेस वन एंड इंडिया ऑफिशियली बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। नेहरू के पीछे अब पूरा इंडिया खड़ा था और इसी सपोर्ट की बेसिस पर नेहरू और कांग्रेस पार्टी ने रेडिकल चेंजेस लानी शुरू की। इंडिया का जो पहला 5 ईयर प्लान था फ्रॉम 1951 टू 1956, उसमें मैसिव एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की गईं। उसकी वजह यह थी कि इंडिया के GDP का 60% एग्रीकल्चर से आता था। मैसिव डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया गया, लैंड रिफॉर्म्स की गई ताकि जमीन की जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की जा सके।
दूसरे 5 ईयर प्लान में गियर शिफ्ट किए गए फ्रॉम एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स टू इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन के दरमियान इस बात पर एग्रीमेंट हुआ कि अगर इंडिया को मॉडर्नाइज करना है तो स्टेट को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत की रोल प्ले करना पड़ेगा। एक सोशलिस्ट मॉडल तरतीब दिया गया जिसमें एनर्जी, आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑपरेट करती थी, जबकि दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर ज्यादा फोकस करता था कंज्यूमर गुड्स पर। इन 5 ईयर प्लान्स का गोल था इंडिया को एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बनाना। 1951 से 56 तक जीडीपी इंक्रीज बाय 3.6% ऑन एवरेज और दूसरे 5 ईयर प्लान के दौरान इट ग्रू बाय 4.2%। जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ इंडियन सोसाइटी भी मॉडर्न हो रही थी। खवातीन को पहली दफा ये राइट दिया गया कि वो अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर को चूज कर सकें। प्रॉपर्टी के अंदर उनको राइट्स दिए गए। अनटचेबल्स वर फाइनली गिवन पोजीशंस इन द मेन स्ट्रीम। इंटरनेशनली 1960s में इंडिया को कुछ चैलेंजेस भी थे, स्पेशली चाइना को लेके। 1957 में तिब्बतन रेबल्स ने एक आर्म कैंपेन लॉन्च की अगेंस्ट चाइनीज गवर्नमेंट और दलाई लमा जो उनके स्पिरिचुअल लीडर थे ही फ्लेड टू इंडिया। इंडिया में उनकी मुलाकात नेहरू से हुई जिसने चाइना को बहुत नाराज किया। वहीं नेहरू को यह इंफॉर्मेशन मिली कि चाइना छुप छुपा के जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर पर रोड्स बना रहा है, जिससे इंडिया को यह खदशा होने लगा कि चाइना के टेरिटोरियल एम्बिशंस हैं। डिप्लोमेटिक टॉक्स तो हुई बट दे फेल्ड और इनिशियल बॉर्डर क्लैशेस स्टार्ट हुए इन अगस्त 1959। अगले 3 साल तक माइनर क्लैशेस चलते रहे अंटिल चाइना डिसाइडेड टू गो ऑल आउट ऑन अक्टूबर 20th, 1962। लेकिन उसके बाद सर्दियां आ गईं और ये न्यूज भी आ गई कि अगर चाइना आगे बढ़ेगा तो यूएस इंडिया को मिलिट्री सपोर्ट देगा। लिहाजा चाइना रिवर्टेड बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन ऑफ 1959। नेहरू की डेथ हुई 27 मई 1964 में एंड ही रिमेन्ड द प्राइम मिनिस्टर फॉर 17 years। उनकी डेथ के बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने अपनी जर्नी वहीं से स्टार्ट की जहां नेहरू ने खत्म की थी। इंदिरा गांधी को इनिशियली बहुत टफ टाइम देखना पड़ा। ड्राउट की वजह से, खुशहाली की वजह से पूरे मुल्क में फूड शॉर्टेज थी। इंडियन मुस्लिम्स के अगेंस्ट वायलेंस बढ़ती जा रही थी और जो रीजनल पार्टीज थी वो 1967 के इलेक्शंस की भरपूर तैयारी कर रही थी। इन सब फैक्टर्स का रिजल्ट नजर आया 1967 के इलेक्शंस में जब कांग्रेस बहुत से स्टेट लेजिस्लेचर्स में हार गई, लेकिन फेडरल लेवल पर दे वन इनफ सीट्स टू स्टे इन पावर। यहीं से इंदिरा गांधी ने कुछ टफ और बड़े डिसीजंस लेने शुरू किए। जुलाई 1969 में शी डिसाइडेड टू नेशनलाइज 14 लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक्स। ये फैसला मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर और महंगाई कंट्रोल करने के लिए लिया गया। मोरोवर वो चाहती थी कि इंडिया के जो किसान हैं और जो वर्किंग क्लास है उनको आसान शराइत पर जल्दी से कर्जा मिल सके। इंडिया की बड़ी मेजॉरिटी ने इस नेशनलाइजेशन को सपोर्ट किया। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने एक कोर्ट ऑर्डर के जरिए इस नेशनलाइजेशन को रोकने की कोशिश की, लेकिन मिसेस गांधी न्यू दैट दिस वाज द राइट स्टेप एंड नेशन वाज बिहाइंड हर। इसी वजह से शी डिसाइडेड टू कॉल अर्ली इलेक्शंस इन द ईयर 1971। ये उनका बेहतरीन फैसला था एंड शी रिवर्स्ड ऑल द लॉसेस ऑफ 1967 इलेक्शंस एंड गॉट एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी। 1971 इंडिया की तारीख का बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है क्योंकि इस साल उसकी पाकिस्तान से जंग भी हुई। इस जंग की कहानी और कैसे ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीलॉग कर चुका हूं। आप मेरे वीडियो आर्काइव्स में जाके उसको जरूर देखिएगा। 1971 में इंदिरा गांधी वॉज री इलेक्टेड, लेकिन उनके इलेक्शन के फौरन बाद एक सोशलिस्ट लीडर ने उन पर इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्होंने लिमिट से ज्यादा खर्चा किया है। द मैटर वेंट टू द कोर्ट एंड ऑन 12 जून 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट रूल्ड अगेंस्ट हर। इसी के साथ साथ उनकी गवर्नमेंट पर करप्शन के बड़े बड़े इल्जाम लगते रहे। सिचुएशन यहां तक आ गई कि उनकी पार्टी के अंदर यानी कि कांग्रेस के अंदर लोगों ने लॉबी करना शुरू कर दिया ताकि मिसेस गांधी को स्टेप डाउन करने पर मजबूर किया जाए। 25 जून 1975 को शी डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। ऑपोजिशन लीडर्स को जेल भेज दिया गया, सिविल लिबर्टीज को अबॉलिश कर दिया गया और प्रेस के फ्रीडम को कर्टेल कर दिया गया। ऐसा लगने लगा कि इंदिरा गांधी इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट फीमेल डिक्टेटर ऑफ द 20th सेंचुरी। बिल आखिर 17 महीने बाद शी लिफ्टेड इमरजेंसी इन द होप दैट शी विल विन द इलेक्शंस। मिसेस गांधी के इस सो कॉल्ड ब्रीफ डिक्टेटरशिप ने एक बड़ा काम किया जो इंडिया की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। पहली दफा इंडियन पॉलिटिक्स में एक तगड़ी ऑपोजिशन बनना शुरू हुई और इस फोर्स को उन्होंने जनता पार्टी का नाम दिया।
1977 के इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी वाज थ्रोन आउट बाय द पीपल ऑफ इंडिया एंड जनता पार्टी स्टेप्ड इन। लेकिन जनता पार्टी की ड्राइविंग फोर्स सिर्फ एक चीज थी, वो ये कि उन्होंने इंदिरा गांधी और कांग्रेस को पावर से हटाना था। दैट वाज द ओनली फोर्स विच टाइड देम टुगेदर। पावर में आते ही इस कोalition में क्रैक्स पड़ने शुरू हो गए और ये पार्टी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज की तरह नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म और करप्शन के चुंगल में फंस गई। इसी दौरान कास्ट की बेसिस पर इंडिया में वायलेंस शुरू हो गई, स्पेशली बिहार के एरिया में। एक इवेंट ऐसा था जिसने सबको हिला के रख दिया। 9 अनटचेबल्स को एक अपर कास्ट मॉब ने जिंदा जला दिया। ये इवेंट इतना हॉरिबल था कि इंदिरा गांधी जो रिटायरमेंट का सोच रही थी, शी स्प्रंग बैक इनटू एक्शन और आहिस्ता आहिस्ता शी स्टार्टेड गेनिंग ग्राउंड। फाइनली शी केम बैक इनटू पावर इन द ईयर 1980 आफ्टर विनिंग द इलेक्शंस। लेकिन उनके इस टेन्योर का आगाज हुआ कुछ पर्सनल और पॉलिटिकल ट्रेजेडीज के साथ। सबसे पहले तो जून 1980 में उनके बेटे संजय गांधी की डेथ हुई इन एन एयरप्लेन एक्सीडेंट। दूसरी तरफ पंजाब में सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट आजादी और ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे थे। इसी दौरान इस सिख एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के एक लीडर जरनैल भिंद्रनवाले ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में अपने पैरामिलिट्री को रिसाइड कर लिया। उसको रिमूव करने के लिए इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू स्टार किया, जिसमें तकरीबन 500 लोग मारे गए। इस वाकये ने सिख कम्युनिटी को हिला के रख दिया। सिखों में शदीद गुस्सा और नफरत थी क्योंकि उनकी मुकद्दस तरीन इमारत पर हमला हुआ था। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने मिसेस गांधी को यह मशवरा दिया कि उनके जो सिख बॉडीगार्ड्स हैं वो उनको डिसमिस कर दें। इस बात को इंदिरा गांधी ने इग्नोर कर दिया, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। फाइनली 30 अक्टूबर 1984 को उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने उनको गोलियां मार के असैसिनेट कर दिया। इस वाकये के बाद सिखों के खिलाफ भी वायलेंस हुआ एंड फाइनली राजीव गांधी जो इंदिरा गांधी के बेटे थे, ही स्टेप्ड इन एज द प्राइम मिनिस्टर। राजीव गांधी ने इस वायलेंस को कम करने के लिए सिखों की बहुत सी डिमांड्स को मान लिया। लेकिन इसी दौर में बाबरी मस्जिद के इशू पर हिंदू और मुसलमानों में टेंशन्स बढ़ रही थीं। बाबरी मॉस्क इंडिया के शहर अयोध्या में वाक़या थी, जिसके बारे में हिंदू कम्युनिटी का यह दावा था कि ये लॉर्ड रामा की बर्थ प्लेस वाली जगह पर कयाम की गई है। इनिशियली हिंदुओं को साल में सिर्फ एक दिन वहां पर जाने की इजाजत थी, लेकिन राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट ने गवर्नमेंट पर प्रेशर दिया कि इस साइट को पिलग्रिम्स के लिए पूरे साल खोला जाए। इस डिमांड को राजीव गांधी ने एक्सेप्ट कर लिया। यहीं से इंडिया में हिंदू नेशनलिज्म बढ़ना शुरू हो गया, जिसका नतीजा 1992 यानी कि 1992 में बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन की शक्ल में सामने आया। 1980 की दिहाई में इंडिया में रिलीजियस आइडेंटिटी को लेकर बहुत सी चेंजेस आई। इसके अलावा इकोनॉमी को भी लिबरलाइज किया गया। मिडिल क्लास के लिए पॉलिसीज बनाई गई। गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल को थोड़ा हल्का किया, टैक्सेस को रिड्यूस किया ताकि मिडिल क्लास ऊपर आ सके। लेकिन इंडिया के जो रूरल मैसेज थे, जो गांव में बसते थे, उनको इन पॉलिसीज का कोई फायदा नहीं हुआ। 1985 से 1987 के दौरान शदीद खुश्क साली हुई, जिसकी वजह से 20 करोड़ इंडियंस को फूड स्केर्सिटी का सामना हुआ। 89 और 91 के इलेक्शंस में कांग्रेस वन, लेकिन अब तक कांग्रेस की पावर टूट चुकी थी और उसको बहुत सी पार्टीज के साथ कोलिशन बना के गवर्नमेंट बनानी पड़ती थी। इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप अब 2 पार्टी सिस्टम बन चुका था। एक तरफ थी इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। यही 2 पार्टीज पिछले 30 साल से पावर में है। अर्ली 90s में इंडिया ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। उसने अपनी क्लोज्ड इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोल दिया, अपने ह्यूमन रिसोर्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इंडिया के इंजीनियर्स ने दुनिया की टॉप आईटी कंपनीज में काम करना शुरू कर दिया। वहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होनी शुरू हो गई और इकोनॉमी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती चली गई। 2002 में इंडिया की जो स्टेट है गुजरात, वहां पर हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए। उस जमाने में नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। ऑल्दो गुजरात की इकोनॉमी टॉप परफॉर्मिंग थी, लेकिन ये दाग बहुत अरसे तक नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ा रहा। इवेंचुअली यही मोदी 2014 में पावर में आए एंड सिंस देन ही हैज लेड द इंडियन प्रोग्रेस। मैंने कुछ महीने पहले नरेंद्र मोदी पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से उसने सिंगल हैंडेडली इंडिया की प्रोग्रेस को लीड किया है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो है जवाहरलाल नेहरू का रोल। उन्होंने इंडिया की प्रोग्रेस की बुनियादें 50 साल पहले ही रख दी थी। उन्होंने बड़ी यूनिवर्सिटीज बनाई, इंग्लिश को लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया,
ताकि यही इंग्लिश स्पीकिंग इंडियंस पूरी दुनिया में जाके काम कर सकें और अपने काम का लोहा मनवा सकें। ऑल्दो इंडिया में आज भी तकरीबन 300 मिलियन यानी कि 30 करोड़ गरीब लोग हैं, लेकिन इंडिया के पॉलिटिशियंस ने मिलकर अपनी मिडिल क्लास को उठा दिया है। यही वजह है कि आज इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई है एंड इट कंटिन्यूज टू ग्रो। वीडियो के आखिर में सम ऑफ द लेसन्स दैट पाकिस्तान नीड्स टू लर्न फ्रॉम इंडिया आर एज फॉलोज। सबसे पहले तो अपनी डेमोक्रेसी को, अपनी जमहूरियत को तगड़ा करना है। मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मुल्क को चलाना है। मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स में बंद करनी है। रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना है। इकोनॉमी को लिबरलाइज करना है। लोगों की एजुकेशन पर, उनके प्रोग्रेसिव माइंडसेट पर, उनकी रैशनैलिटी ऑफ थॉट पर बहुत काम करना है। अंग्रेजी को बहुत ही एग्रेसिवली प्रमोट करना है। अब वो बस मिस हो गई है जब हमने अपनी जबान में तरक्की करनी थी। इट्स नॉट पॉसिबल एनी मोर। लिहाजा हर बच्चे को अंग्रेजी सिखाएं। हमने रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करना है और जुडिशरी को तगड़ा करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने मुल्क के लोगों पर इन्वेस्ट करना है। आखिर में मेरा मैसेज यह है कि पाकिस्तान एंड इंडिया नीड टू लर्न टू कोएग्जिस्ट पीसफुली। इसी में हम दोनों मुल्कों की भलाई है। लेट्स मूव टुगेदर एंड मेक सब कॉन्टिनेंट द मोस्ट प्रोग्रेसिव एंड प्रॉस्परस रीजन इन द वर्ल्ड। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। Until next time, goodbye.